कि जनता जिसमें जीतती है वो हमारा जीत होता है। हम नहीं कहते प्राकृतिक आपदा था, यह सरकारी का आपदा है, प्रशासनिक आपदा है। चुनाव टालने की बात मैंने कभी नहीं कही। मैंने हमेशा ये कहा कि आम आवाम की जान सुरक्षित कैसे रहे। अभी हमारे साथ जो हैं कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौड़ जी हैं, और जो क्या चर्चा हो रही है, महागठबंधन का क्या समीकरण बन रहा है। तो सबसे पहला जो सर सवाल है आपसे ये कि जो भारत लाइव ने सबसे पहले जो खबर ब्रेक की थी कि महागठबंधन का जो है दिल्ली में एक गुप्त मीटिंग हुई है, उसको लेकर के सबसे पहले हम आपसे सवाल पूछना चाहेंगे, क्या क्या बातें निष्कर्ष निकल के आई। देखिए जी, कभी एक तो पहले था बाजार में चर्चा कि महागठबंधन की एकजुटता नहीं है जी। तो ये स्पष्ट हो गया कि हमारे बिहार के प्रभारी माननीय श्री शक्ति सिंह गोहिल साहब जब बिहार आए, तमाम महागठबंधन के नेताओं से उनकी बात हुई, साथ साथ सीपीआई के भी नेता से भी उनकी बात हुई। तो यह स्पष्ट हो गया कि महागठबंधन में किसी प्रकार का कोई टूट नहीं है, बड़ी एकजुटता के साथ महागठबंधन आगे की ओर बढ़ रहा है। जहाँ तक गुप्त मीटिंग की सवाल है तो मीटिंग हुई या नहीं हुई तो हमारे दिल्ली के नेता बताएंगे, लेकिन कोई भी मीटिंग का जो एजेंडा होता है वो आंतरिक होता है। जो चुनाव के लिए एक अलग से एक रणनीति बनाई जाती है जिसका समय आने के बाद या समय पे उसका खुलासा होता है। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि हम सबों की चिंता चुनाव से ज़्यादा बिहार की जनता की है कि इस कोरोना काल में चुनाव कैसे हो ताकि जनता भी प्रभावित नहीं हो। चूँकि या संविधान हो वो भी जनता की रक्षा के लिए है, चुनाव है तो जनता के बेहतर के लिए है। जितनी दल बना है, जितनी पार्टियां हैं, उनका भी ये सोच होता है कि जनता के हित की बात हो। तो इस सब में है कि जनता सुरक्षित कैसे रहे, ये सबसे महत्वपूर्ण है कि चूँकि यह संविधान ही हमें इजाज़त देता है चुनाव के लिए, चुनाव निष्पक्ष एक संस्था कराती है, वो भी इसलिए कि जनता को बेहतर हम गवर्नेंस दे पाएँ, लेकिन उसकी जान माल पे कोई खतरा ना हो। इसलिए कल बात हुई, कल शक्ति सिंह गोहिल साहब ने भी स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि मेरा सोच सबसे पहले जनता के लिए है, फिर बाद में चुनाव के लिए है। चुनाव आयोग ने जो सर नया गाइडलाइन जारी किया है उससे तो सीधे तौर पर महागठबंधन की जीत दिख रही है। हमने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जिस बैलेट पोस्टल की बात आप कर रहे हैं तो 65 वर्ष के आयु से ऊपर के लोग पोस्टल बैलेट से वोट करेंगे। तो 65 से ऊपर तो नीतीश कुमार जी भी थे, सुशील कुमार मोदी भी थे, तो क्या बूथ पे नहीं जाते? अगर बूथ पे नहीं जाते तो फिर मुख्यमंत्री के लिए नहीं है, अयोग्य है। तो इससे है कि हम मांग कर रहे थे कि नहीं, ऐसा एक प्रारूप बनाइए ताकि ऐसे लोग जो सचमुच बूथ पे नहीं जा सकते हैं उनको पोस्टल बैलेट्स हो। अन्यथा अगर 65 की आयु हो जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के लोग सरकार के बल पे जबरन उन लोगों से वोट करा लेते हैं और उसकी संख्या काफ़ी थी। अब चुनाव आयोग ने हम सबों की बात मानकर 80 से ऊपर के आयु के लोगों को पोस्टल बैलेट से वोट देने की बात कही है, उसका हमने स्वागत किया है। और हार जीत की बात तो बाद में हम करते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की नीति रही है। हमारी नीति रही है कि जनता जिसमें जीतती है वो हमारा जीत होता है। हम समझते हैं कि जनता को इसमें राहत मिली होगी, इसलिए इसको हम सहर्ष स्वीकार करते हैं। कोरोना संक्रमित जो व्यक्ति हैं सर, उनके लिए क्या है, क्या वो वोट दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे? एक बड़ा मामला बनता है। चुनाव आयोग ने भी कहा है कि कोरोना से संक्रमित जितने लोग हैं वो भी पोस्टल बैलेट से करेंगे। अब ये प्रश्न उठता है कि कोरोना संक्रमित लोग पोस्टल बैलेट का कैसे उपयोग करेंगे। एक तरफ आप कह रहे हैं जो कोरोना से संक्रमित है वो पेपर नहीं छुएंगे, पेपर छुएंगे तो पेपर दूसरे लोग को नहीं छूना चाहिए। तो एक बात इसमें आता है कि उसको आप पोस्टल बैलेट की ओर ले जा रहे हैं या डिजिटल ले जा रहे हैं। आप ही मतलब एक गाइडलाइन है कि जो कोरोना संक्रमित है उनका कोई भी छुआ हुआ पेपर दूसरे को संक्रमित कर सकता है। ऐसी स्थिति में एक प्रश्न तो उठता है कि पोस्टल बैलेट से वोट कैसे कर सकता है। हो सकता है चुनाव आयोग उसके कोई नया निदान निकाले, डिजिटल वोट की बात करें, लेकिन चूँकि भारत के नागरिक है, कोरोना से संक्रमित हो या अन्य रोगों से संक्रमित हो, अगर वो वोट देने की इच्छा जाहिर करते हैं, वोट भारत के नागरिक है तो वोट अवश्य देंगे। तो उनका वोट बैलेट बक्सा में कैसे जाए ये चुनाव आयोग का दायित्व बनता है। और चुनाव आयोग की पूरी दायित्व है कि हर एक भारत के नागरिक जो वोट करना चाहता है उसका वोट बैलेट बक्सा में जाए।
महागठबंधन खेमे के जो बड़े नेता हैं तेजस्वी यादव ने जो पहले से जो बयान दे रहे थे, जो महागठबंधन की ओर से जो बयान आ रहा था, जिसमें ये बात कहा जा रहा था कि वो तय समय पर चुनाव नहीं करवाना चाहती है, चुनाव टालना चाहती है, क्या कांग्रेस अभी तक ये रुख रख रही है? कभी हम लोगों ने ये नहीं कहा कि चुनाव को आप टाल दीजिए। भारत का संविधान, चुनाव आयोग की निष्पक्षता, एक स्वतंत्र संस्था है, उनको जो उचित लगता है वो करे। लेकिन ये एक प्रश्न बड़ा उठता है कि जिस चुनाव में, राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव में इलेक्टेड और सेलेक्टेड लोग वोट करते हैं जी जिसकी संख्या काफ़ी कम होती है, 100 सैकड़ा से भी कम, जी उस चुनाव को तो आपने टाल दिया, जी जिसमें बिहार के 12 करोड़ लोगों को भाग लेना है। फिर इस चुनाव को आप कैसे कराइएगा? ये जनता के मन में प्रश्न है कि जिसमें सिलेक्टेड और इलेक्टेड लोग मात्र वोट करते हैं राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव में, उस चुनाव को तो आपने बढ़ा दिया था 3 महीने तक जी फिर यह चुनाव तब, जबकि संक्रमित लोगों की संख्या हजारों में थी देश भर में, जी आज तो लाखों में हो गया है, 10 लाख से पार कर गया है। चुनाव के वक्त आते आते अगर यही आंकड़ा रहा तो हम समझते हैं कि 50 लाख से ऊपर हो जाएगा, करोड़ के आसपास चला जाएगा। जिस प्रकार से कोरोना बढ़ रहा है, क्योंकि भारत सरकार के पास कोई ऐसा फंडा नहीं है जिसे कोरोना पे काबू पाए, तो हम समझते हैं एक बड़ा प्रश्न है कि आप जब वह चुनाव टाल दिए तो ये चुनाव कैसे कराइएगा? अगर नहीं करा सकते हैं तो आम आवाम के जान खतरे में मत डालिए, ऐसा हम सबों का प्रस्ताव है। तो लेकिन सबसे जो इस बात पे जो आपकी जो महागठबंधन से आरजेडी के जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हैं, अपने इस बयान से तो यू टर्न लेते हुए दिख रहे हैं। उन्होंने ये बात कहा है कि मेरा विरोध जो है सीधे इस बात के लिए है कि उनकी मांग है कि पारंपरिक तरीके से ही चुनाव हो, बस इस बात को लेकर के है और कोई विरोध नहीं है। मैंने प्रारंभिक दिनों से ही कहा कि चुनाव के जो तौर तरीके रहे हैं उस तौर तरीकों को ही अपनाया जाए। दूसरा है कि चुनाव टालने की बात मैंने कभी नहीं कही। मैंने हमेशा ये कहा कि आम आवाम की जान सुरक्षित कैसे रहे जी चूँकि यह भारत का संविधान भी आवाम की रक्षा के लिए है, जी नेता और पॉलिटिकल दल भी आवाम की रक्षा के लिए है, चुनाव आयोग भी जनता के रक्षा के लिए है, विधानसभा का गठन भी जनता के बेहतरी के लिए होता है। ऐसी स्थिति में अगर सब जनता के लिए होता है तो जनता के जान को खतरा में डाल के हम कैसे चुनाव करा सकते हैं? अगर कोई बेहतर विकल्प है तो उसको अपनाया जाए, मेरा ये प्रस्ताव रहा है। आज भी वह बेहतर विकल्प चुनाव आयोग नहीं बता पाई है। जी, तो मतलब पूरा जो मामला है, आप लोगों की जो मांग है जनता को लेकर के है कि अगर कोई नया विकल्प है आपके पास तो उसको अपनाया जाए। तो सर हम रुख करते हैं अब सत्ता पक्ष की ओर। अभी नीतीश कुमार जो है जो पुल का जो बात आ रहा है उस पर हर जगह से गिरती हुई दिख रही है। कल भी मैंने उस पुल पे बोला था कि आश्चर्य होता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बार बार कहते हैं कि हम समीक्षा बैठक करते हैं, समीक्षा बैठक करते हैं, और जितनी समीक्षा करते हैं उससे ज़्यादा उनके विभाग में, इस राज्य में करप्शन आता है। आप कल 70 घाट पुल को देखिए, जो अप्रोच रोड है, बार बार आता है पुल नहीं अप्रोच है। तो मैं स्पष्ट कर दूं कि जो भी बड़ा बड़ा पुल बनता है उसमें अप्रोच रोड भी वही कंपनी बनाती है, उसी पुल को अप्रोच रोड के साथ उसका एस्टिमेट बनता है जी। वो पुल में ही वह अंकित रहता है। तो वह अप्रोच बहा, तो वही कंपनी जो पुल बनाई थी पुल के लिए ही अप्रोच बना था जी, ठीक है। अगर पुल नहीं थे अप्रोच का कोई महत्व नहीं है। अगर यह पुल मुख्यमंत्री के उद्घाटन करने के 15 दिन के बाद ही ढह जाए तो एक तो प्रश्न उठता है कि 15 साल का सुशासन 15 साल में ही 15 दिन में ढह गया जी। दूसरा हम ये स्पष्ट करें कि नीतीश कुमार जी का राज्य, नीतीश कुमार जी का जो क्रियाकलाप है, ये तो उद्घाटन के 15 दिन 20 दिन के बाद ढहा। 8 साल का पुल बनने में लगा और 60 दिन के अंदर ढह गया। लेकिन उससे महत्वपूर्ण तो ये बात हो गई कि इससे पहले आप भागलपुर चले जाए, जो बैराज बना था, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को उद्घाटन करना था। उस समय तत्कालीन मंत्री ललन कुमार जी थे, उनको उस उद्घाटन में जाना था। उनके उद्घाटन से 1 दिन पहले ही वह पुल ध्वस्त हो गया जी। तो सरकार एकदम, चूँकि यह इसलिए ऐसा होता है कि नीतीश कुमार के 15 साल के कार्यकालों में जितनी बड़ी बड़ी कामें हैं वो सब बाहर की कंपनियों को दिया गया है, और बाहर की कंपनी की हम समझते हैं कि बिहार में काम करने में रुचि
काम में कम और पैसा कमाने में ज़्यादा रहता है। इसका वजह है कि गुणवत्ता खराब होता है। वही नीतीश कुमार से हम पूछे कि अगर वह भागलपुर का बैरेज गिर गया, ढह गया, बह गया, तो उसकी जिम्मेदारी आप चूहों पे दे दिए। अब बताइए ना कि गोपालगंज के 70 घाट पुल का चूहा कौन है? आप स्वयं हैं, नंद किशोर यादव हैं, अभियंता प्रमुख हैं, या बाकी अभियंता हैं, या फिर वह कंपनी और कंपनी के मालिक जिसको यह काम मिला था, इसकी जिम्मेदारी किसके माथे पे दी जाए? ये बड़ा प्रश्न है। नीतीश कुमार खुद भी इंजीनियर रह चुके हैं, उसके बावजूद जो इस तरह की घटनाएं होती है। लेकिन सर, इसमें जो एक बड़ी बात आ रही है कि सरकार ये कह रही है कि ये प्राकृतिक आपदा के रूप में इसको देखा जाए। तो प्राकृतिक आपदा तब तो आप मान लीजिए कि गोपालगंज, मोतिहारी, बेतिया, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, खगड़िया और अररिया तक बाढ़ है। तो बांकी पुल क्यों नहीं दहा? प्राकृतिक आपदा तो सभी जगह है, सभी जगह बाढ़ है, तो बांकी पुल क्यों नहीं दहा है? इसका यह मतलब है कि यह अपने हर घोटाले की पर्दा प्राकृतिक आपदा कह के ढांकना चाहती है, जबकि ये सही नहीं है। यह पुल और पुलिया इसीलिए बनाया जाता है कि बाढ़ में रास्ता सुगम हो, सुखाड़ में नहीं। सुखाड़ में तो नीचे से भी लोग चला जाएगा। बाढ़, बरसात, नदियों में उफान, इसीलिए पुल की कल्पना की गई है, अप्रोच रोड की कल्पना की गई है। लेकिन जब उसमें काम ही नहीं आएगा तो सरकार और मंत्री उनके नंद किशोर जी यह कह के इस बात को टाल देंगे कि प्राकृतिक आपदा था। हम नहीं कहते प्राकृतिक आपदा था, यह सरकारी आपदा है, प्रशासनिक आपदा है, और यह सरकार के द्वारा व्यवहारिक आपदा में परिवर्तित कर रहे हैं सिर्फ घोटाला करने के लिए। तो अभी हमारे साथ थे राजेश राठौड़ जी, थे हमारे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता। उन्होंने ये कह दिया कि ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं थी, सरकारी आपदा थी, जो सरकार के दावा को खोलते हुए नजर आती है। तो और खबरों के लिए देखते रहिए भारत लाइव। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।